Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with a new chemistry video with a new interesting concept. आज हम स्टूडेंट स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का। ये टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस को हम देखेंगे। बेसिकली ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही ये पढ़ा जाता है टॉपिक, और आगे एडीएस लेवल पे भी ये स्टडी किया जाता है। एक्चुअली ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे आप केमिस्ट्री में आगे नहीं चल सकते। तो जी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जी तो स्टूडेंट्स अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एटॉमिक रेडियस हम देखते हैं क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो जी एटम्स होते हैं स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। अब रेडियस हमें पता है क्या होता है। एटम हम लेते हैं, एटम का हम कहते हैं जी न्यूक्लियस, जो कि सेंटर है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो शेल है, ये जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, ये क्या होगा, एक एटम का रेडियस होगा। यूनिट क्या है जी, पिकोमीटर होता है। इसी तरह नैनोमीटर है, एंगस्ट्रम है। पिकोमीटर होता है, बेसिकली मीटर यूनिट होता है ना, रेडियस का डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। अब पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर। अब देखा ये गया कि जी एटम तो बहुत स्मॉल है, एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर और वैसे भी अगर हम देखें तो एटम की अगर हम बात करें तो एक सिंगल एटम से उसका एटॉमिक रेडियस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हम आगे देखेंगे। तो एक और डेफिनेशन दी गई कि हम क्या कहते हैं, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। दो हमने ले लिए न्यूक्लियस, मतलब दो एटम्स लिए, सपोज़ ये दोनों हमने ले लिए जी हाइड्रोजन एटम्स। इनके न्यूक्लियस हमने दोनों के लिए, उनके दरमियान ये देखें, ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, उसका हमने क्या लिया, हाफ, उसको डिवाइड किया बाय 2। वो क्या होगा, एक एटम का रेडियस होगा। कब ऐसा किया, जब दो एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। जाहिर सी बात है, दो एटम्स हैं कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग है उनमें, उनके दरमियान जो हमने डिस्टेंस लिया दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान, उसका हाफ क्या होगा, उसका हाफ होगा एटॉमिक रेडियस। ये हमने डायग्राम के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट किया है एटॉमिक रेडियस को, कि ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है और इसका जो हाफ है ये होगा एक एटम का रेडियस। अब होपफुली आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम इस पे आते हैं कि जी हम एक एटम का रेडियस क्यों एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बात की कि हम कह सकते हैं कि जी एक एटम है, उसके न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसका रेडियस है, लेकिन हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। क्यों, दो रीज़न्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, दैट वाई रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रिसाइजली। पहली तो ये बात होती है स्टूडेंट्स कि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। मतलब हम कहें ना कि जी ये एक बाउंड्री एटम है और उसकी जी ये शार्प बाउंड्री है, इससे बाहर मतलब ये जी ये आ जाती है बाउंड्री एटम की। अब इससे बाहर इलेक्ट्रॉन होने की कोई चांस नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। Probability of finding an electron never becomes zero even at large distance from nucleus। मतलब इम्कानात होते हैं इलेक्ट्रॉन के कि वो कहीं पे भी हो सकता है, न्यूक्लियस से कहीं किसी भी मतलब डिस्टेंस पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि हम कहते हैं कि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी डिस्टेंस पे ज़ीरो नहीं होती। इम्कानात हमेशा होते हैं इलेक्ट्रॉन के कि वो न्यूक्लियस से किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, तो इसलिए हम एक्यूरेट रेडियस नहीं फाइंड कर सकते। जब बाउंड्री नहीं है तो एक्यूरेट रेडियस भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है एटम का, इज़ अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स। जाहिर सी बात है, एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को
उसके साथ वाले एटम्स भी अफेक्ट करेंगे। मतलब हम कहते हैं साइज ऑफ एन एटम में चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। लाइक अगर मैं बात करती हूँ HCl में और मैं बात करती हूँ NaH में, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया, चेंज हो गया ना, डिफरेंट हुआ थोड़ा। सोडियम हाइड्राइड के केस में ये सोडियम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब जो साथ वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो साथ वाला एटम होगा वो क्या करेगा, वो हमारे रिस्पेक्टिव एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अफेक्ट करेगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक एटम का जो रेडियस है उसको एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। तो ये दो रीज़न्स हैं जिस वजह से कहा जाता है कि जी एटम का रेडियस डिटरमिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती और एटम की इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको उसके नेबरिंग एटम्स भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो एक्यूरेटली एटॉमिक रेडियस डिटरमिन नहीं किया जा सकता। अब जो मेजरमेंट्स करते हैं हम एटॉमिक रेडियस डिटरमिन करते हैं, कैसे किया जाता है ये तो हमें पता चल गया कि रेडियस हम कैसे डिटरमिन करेंगे, न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, जो शार्प बाउंड्री तो नहीं है लेकिन जो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटर मोस्ट शेल है न्यूक्लियस से लेके, तो वो जो डिस्टेंस है वो है रेडियस। डिटरमिन कैसे किया जाता है, बाय मेजरिंग डिस्टेंसेस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स with the help of X-rays and spectroscopic measurements। एक्सरे टेक्निक को यूज़ करते हुए, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम हमने दो एटम्स लिए हैं उनके न्यूक्लियस के दरमियान एडजेसेंट एटम्स होता है, साथ साथ जो दो एटम्स हैं जो बॉन्डेड हैं उनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, उसको डिवाइड किया बाय 2, एटॉमिक रेडियस निकल आया। लेकिन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हुए, एक्सरे टेक्निक। एक्सरे आपको पता है हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, हाईली एनर्जेटिक हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम एटम का रेडियस डिटरमिन कर सकते हैं, हम एटम का डायमीटर डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सरे। कुछ टर्म्स हैं जो आगे हम देखेंगे, उनको हम डिफ़ाइन कर लें यहाँ पे ताकि इजीली आपको समझ आ जाए कि शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब एटम के शेल्स में आपको पता है शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में, ठीक है। और एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल या जिसे वैलेंस शेल कहा जाता है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है। किस वजह से कम होती है, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये शील्ड कर देंगे ना, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान आप कह सकते हैं कि दीवार का काम कर रहे हैं, एक तरह से रुकावट बन रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है। ये जो कमी है हो रही है अट्रैक्शन में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इस कमी को क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। और ये कमी किस वजह से हो रही है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, किस वजह से? ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। इस अफेक्ट को कहा जाता है शील्डिंग अफेक्ट। देखें, जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना शील्डिंग अफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान रुकावट भी, देखिए न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान यहाँ पे अगर देखें और ये देखें, किस केस में रुकावट ज़्यादा है? सेकंड केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनर्शियल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि शील्ड कर रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं। न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन यहाँ पे मज़ीद कम हो रही है, तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सेकंड केस में मज़ीद बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब होता है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब किससे कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज तो स्टूडेंट्स आपको पता होता है कि जी न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, जो मतलब प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो जी न्यूक्लियर चार्ज है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहा जाता है? तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कहते हैं नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो टोटल पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड कर रहा होता है, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल अट्रैक्शन पड़ रही होती है, जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब कहते हैं Z-S। Z होता है एटॉमिक नंबर, उसमें से आप किसको माइनस कर दें, शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है आपके पास। अब आते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया इन द पीरियोडिक टेबल। क्या वेरिएशन है, क्या ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई का पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहले हम देख लेते हैं जी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए, जी हमारा ब्रश किधर गया, ये आ गया। डाउन द ग्रुप सबसे पहले तो हम कहते हैं जी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। पहली बात हमने क्या की, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। देखें 1 शेल, लिथियम के पास होंगे 2 शेल्स, सोडियम 3 शेल, पोटेशियम 4 शेल्स, रुबीडियम 5 शेल्स। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ग्रुप में, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या बढ़ रहा है? जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कम होगी, यकीनन कम होगी। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, ये पर्पल ले लेते हैं ब्रश, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? शील्डिंग इफेक्ट क्या था, हमने अभी पढ़ा, डिक्रीज़ इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना, तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है। दस एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि देखिए अट्रैक्शन जब कम होगी डाउन द ग्रुप, अगर हम देखें अट्रैक्शन अगर कम होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा, अट्रैक्शन कम, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, तो क्या होगा, साइज़ भी बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। ये तो हो गया ट्रेंड डाउन द ग्रुप। अगर अब हम बात कर लें अलोंग द पीरियड क्या है, तो अलोंग द पीरियड स्टूडेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम।
अगर देखिए नंबर ऑफ़ शेल्स अलोंग द पीरियड सेम है तो शील्डिंग अफेक्ट भी सेम होगा। शील्डिंग अफेक्ट तो तब आता है ना जब हम कहते हैं, तब चेंज होता है जब हम कहते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इनर शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जब शेल्स ही सेम हैं तो शील्डिंग अफेक्ट भी सेम है। नो डाउट एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है अलोंग द पीरियड। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज ले लें या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ले लें, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब तक हमने जो देखा, देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा जी अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ़ शेल्स सेम है। बेरिलियम में अगर 2 शेल्स हैं तो बोरोन के भी 2 शेल्स हैं, कार्बन के भी 2 शेल्स हैं, नाइट्रोजन के भी 2 शेल्स हैं। अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ़ शेल्स सेम है। शील्डिंग अफेक्ट भी क्या है, ऑटोमेटिकली सेम है क्योंकि शेल सेम है। बट क्या चीज़ बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है, नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स हैं। अगर हम वैसे ही ले लें एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में मतलब कि 8 प्रोटॉन्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जबकि फ्लोरीन में देखें तो 9 प्रोटॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अट्रैक्शन क्या हो रही है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट्स अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अलोंग द पीरियड अट्रैक्शन बढ़ रही है। क्यों अट्रैक्शन बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। दैट्स वाई आप देख भी सकते हैं कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई में कमी आ रही है। बोरोन का एटॉमिक रेडियाई था 83, कार्बन का हो गया 77, नाइट्रोजन का हो गया 75। क्लियर इज़ दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जी जो एटॉमिक रेडियाई में कमी है वो सेकंड पीरियड में तो प्रोमिनेंट है और हायर पीरियड्स में कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेकंड पीरियड में अगर देखें तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स हैं और आपको पता है कि अगर 2 शेल्स हैं तो न्यूक्लियस की दूसरे शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो वो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद अपनी तरफ खींचेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि सेकेंड पीरियड के केस में जो डिक्रीज़ आ रहा है एटॉमिक रेडियाई में वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू हायर पीरियड्स। और लास्ट अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी सेम ही ट्रेंड्स है जो कि बाकी नॉर्मल एलिमेंट्स का है। इनमें भी अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई कम है, डिक्रीज़ ही हो रहा है। बट अगर हम देखें कि डिक्रीज़ क्या है, स्मॉल है अलोंग द पीरियड, मतलब डिक्रीज़ तो है, एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड कम हो रहा है लेकिन इतना प्रोमिनेंटली डिक्रीज़ नहीं आ रहा। क्यों ऐसा हो रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ड्यू टू इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, इनमें शेल्स अंदर ज़्यादा हैं, उनकी वजह से जो डिक्रीज़ है एटॉमिक रेडियाई में वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगी, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।